वेलकम बैक। डिसोल्यूशन चैप्टर का सेकंड क्लास चल रहा है। फर्स्ट क्लास में हम लोग बहुत बात किए कि भाई क्या है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है, कैसे क्या काम करना पड़ता है। लेकिन इस चैप्टर का जो सबसे मेन काम है वो है रियलाइजेशन, अकाउंट बनाना और रियलाइजेशन को डील करना। रियलाइजेशन के बारे में मैंने पिछले क्लास में भी थोड़ा समरी दिया था, कैसे बनता है, किधर क्या ट्रांसफर होता है। लेकिन ये क्लास पूरा हम लोग टोटली रियलाइजेशन को ही डेडिकेट कर देते हैं, ठीक ना। छोटा छोटा बात पकड़ते हैं कि ये बात तो डिसाइडेड है कि हमें बैलेंस शीट दिया जाएगा और ये केस होगा कि भाई कम अब फर्म डिसॉल्व होने वाला है तो सारे एसेट्स को बेचो, सारे लाइबिलिटी को पेमेंट करो। अब आओ यहाँ ध्यान देते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो सबसे पहला काम करना है वो है आपको कि भाई रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में जानना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्यों सर? क्योंकि इससे हम लोग फाइनली पता करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। ओवरऑल हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, ये अकाउंट बना के हम लोग पता करेंगे कि सारे एसेट्स बेचने से टोटल लाभ हानि के बारे में। इसीलिए इसका नाम है नॉमिनल अकाउंट। तो एक दो नंबर का क्वेश्चन अगर कहीं आए कि रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आप बोलिएगा नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब इसमें काम क्या करना है? तो जो सबसे पहला काम करना है, इसको ऐसे दे देते हैं, जो सबसे पहला काम करना है वो है फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट्स। ये क्लोजिंग ऑफ एसेट्स क्या है सर? देखो तुम्हारे आंखों के सामने कंपनी का, सॉरी फर्म का लास्ट बैलेंस शीट दिख रहा होगा क्वेश्चन में। तो उसके सारे एसेट्स को क्लोज करना है। सारे एसेट्स को क्लोज करना है मतलब एक जर्नल एंट्री लिखना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। टू सन्ड्री एसेट्स मतलब सारा एसेट्स को वहां पे ट्रांसफर करना है, जो कल से हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि ऐसा काम करना है। सर ये कौन से वैल्यू पे होगा? ये हमेशा बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब सर जो वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है बेटा वही कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मतलब जितने भी एसेट्स है सब, सर सारे के सारे क्या नहीं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट दो एसेट्स। कौन कौन से? एक कैश और दूसरा है बैंक। कैश और बैंक को छोड़कर सारे के सारे एसेट्स कॉपी पेस्ट किए जाएंगे बुक वैल्यू पे, ठीक ना। और कोई इसमें बड़ा बात याद रखने वाला सर एकदम, देखो जब बैलेंस शीट के एसेट साइड तुम ध्यान से देखोगे ना, तो उधर तुमको दिखेगा कि भाई उसमें फिक्स्ड टीसीएस एसेट्स भी हो सकता है, कुछ पीएल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे बात हो रहा है एसेट्स को ट्रांसफर करने का। फिक्स्ड टीसीएस एसेट एसेट नहीं होता है, ठीक ना। तो वो सब ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब सर अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रहा, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस रहा, तो उसको पहले तुम क्या करते थे? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को पहले भी तुम पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अभी भी वही डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या समझा? एकदम हूबहू, ठीक है। कोई भी ऐसा डेबिट बैलेंस ऑफ सर पीएल का डेबिट बैलेंस रहा तो वो तो बैलेंस शीट में एसेट साइड रहता है, उसको भी पहले क्या करते थे? पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते थे, वहां बांट देंगे, वो रियलाइजेशन में नहीं जाएगा। यानी रियलाइजेशन में सारा एसेट्स बुक वैल्यू पे कॉपी होगा, दो तीन जन को छोड़कर। कैश को तो छूना ही नहीं है, बैंक बैलेंस को टच भी नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है उसका लॉजिक शायद आपको याद हो, क्योंकि उसका अलग से अकाउंट बनेगा। लेकिन ये जो फिक्टिशियस एसेट्स का मैं बात कर रहा हूँ, पीएल सस्पेंस या पीएल का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इन सब को आप क्या करेंगे? ये हमारे एसेट्स के डेफिनेशन में नहीं आते हैं, इसलिए रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे, सीधा पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाएंगे। सर उसका जर्नल एंट्री क्या होगा? उसका जर्नल एंट्री भूल गए हो क्या? तो लिख लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल डेबिट बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जर्नल एंट्री याद रखिए।
मतलब हिंदी में आप ये बोलना चाहते हैं कि बैलेंस शीट के साइड में जितना भी एसेट से, कान खोल के एक बार फिर से सुन लो, सबको उधर उठा के रख देना आपको रियलाइजेशन के डेबिट साइड। तीन चीज नहीं छुएंगे, कौन कौन सा? कैश, बैंक और फिक्टिशियस एसेट्स। वो जानते हो तुम क्या होता है फिक्टिशियस एसेट्स? बहुत ही बढ़िया। सर एक बात और बताइए, जब हम लोग बैलेंस शीट में देखते हैं तो डेटर के नीचे प्रोविजन लिखा रहता है, ठीक ना? अब वो प्रोविजन को हम लोग क्या करें? अब उस प्रोविजन को तुम दो काम कर सकते हो, बहुत लोगों को सिखाया जाता है कि वो प्रोविजन माइनस करके जो है उसको कॉपी करो, या फिर प्रोविजन को लाइबिलिटी में, माने लाइबिलिटी समझ के रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देना, ठीक ना? क्या समझे? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ हाँ ठीक है, आवाज क्लियर है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में यहाँ एक बार नजर देखिए। मान लीजिए बेटा यहाँ पे डेटर लिखा हुआ है, आउटर कॉलम या इनर कॉलम में लिखा हुआ है यहाँ पे 30,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन 5,000। तो ये आप आउटर कॉलम में 25 लिखते हो ना? तो सर अब बताइए, अब रियलाइजेशन जब हम बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड में जो कॉपी करेंगे वो 25 करेंगे कि 30 करेंगे? 30 करेंगे, पूरा ग्रॉस वैल्यू, जो ग्रॉस वैल्यू होता है वो जाएगा। तो ये 5,000 कहाँ जाएगा? ये जो प्रोविजन है ना, ठीक है ना, इसको रियलाइजेशन के लाइव मतलब क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, मतलब नेट नहीं ट्रांसफर करना है, ग्रॉस ट्रांसफर करना है, याद रखिएगा। तो आइए प्रोविजन का भी जर्नल लिख लें फटाफट, समय बर्बाद ना करते हुए। अगर कोई प्रोविजन रहा तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एक्सक्यूज मी, किसी भी तरह का प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कोई भी प्रोविजन रहा तो प्रोविजन रहता है, एसेट साइड है लेकिन वो नेगेटिव में रहता है ना, माइनस हो रहा होता है। तो प्रोविजन फॉर एनीथिंग, एनीथिंग रहेगा। मैंने उसमें बैड डेट भी लिख दे रहा हूँ, मतलब डेप्रिसिएशन का भी हो सकता है, रिप्लेसमेंट उसमें कुछ भी, इन्वेस्टमेंट का भी होगा तो भी सब जाएगा कहाँ? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड। मतलब ये जर्नल होने वाला है। आई होप क्लियर हो रहा है एकदम। अब हम लोगों ने एसेट्स को पूरा नक्की कर दिया है, तो एक बार 2 मिनट फिर तुम लोग बोलोगे एक ही बात को 5 बार बोलता है आदमी। ध्यान से सुनना बेटा, बैलेंस शीट के एसेट साइड जितना भी एसेट दिख रहा है ना, एसेट्स का बात हो रहा है, वो सारा जाएगा कहाँ? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। एकदम क्लियर है? जर्नल एंट्री बोल दो, जर्नल एंट्री बोल दो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, ठीक ना? लेकिन सर तीन चार चीज है जो वहां नहीं जाएगा, एक कैश को छोड़ देते हैं, बैंक को छोड़ देते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ देते हैं, और प्रोविजन को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करना है। बहुत बढ़िया। तो एसेट्स को हम लोग नक्की कर चुके हैं, एसेट्स को हम लोग नक्की कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग लाइबिलिटी के बारे में। तो बैलेंस शीट में तो दो ही साइड होता है ना, एसेट साइड तो पूरा डील हो गया। अब आते हैं लाइबिलिटी। तो काम नंबर 2, फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी। एग्जाम का डेट पास आ रहा है, थोड़ा अर्जेंसी दिखाएंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, रात में ज्यादा जगेंगे, थोड़ा जोश दिखाएंगे, उमंग दिखाएंगे। चलिए, तो लाइबिलिटी को क्लोज करने का तो सिंपल सा नियम है। अगर एसेट्स डेबिट साइड ट्रांसफर हो रहा था तो लाइबिलिटी कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या होगा? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। लिख लीजिए, रट लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए। सर ये कौन सा लाइबिलिटी है? सर लाइबिलिटी साइड में तो बहुत कुछ रहता है, कैपिटल रहता है पार्टनर्स का, रिजर्व्स रहता है, क्रेडिटर, बैंक लोन। ये बेटा लाइबिलिटी का मतलब जो थर्ड पार्टी का लाइबिलिटी है, थर्ड पार्टी मतलब क्रेडिटर, बैंक लोन। रिजर्व्स का भी लाइबिलिटी हुआ है क्या? रिजर्व्स तो हमारा फंड है, वो तो लाइबिलिटी साइड में रखते हैं हम लोग, क्योंकि ओनर्स उठा के ले जाएगा उसको। और कैपिटल के जो बैलेंस है वो तो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो यहाँ पे लाइबिलिटी का मतलब कौन सा लाइबिलिटी? थर्ड पार्टी वाला। लिख लो, ओनली दोज लाइबिलिटी विच रिलेटेड टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी, अभी थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी कौन है भाई? उसका भी बात लिख देते हैं। थर्ड पार्टी में कौन कौन आएगा? क्रेडिटर, लिख लो, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा तो वो भी, बिल पेएबल होगा तो वो भी, ठीक ना? प्रोविडेंट फंड होगा तो वो भी, प्रोविडेंट फंड भी तो आउटसाइडर लोग का है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो वो भी। अगर पार्टनर्स की वाइफ का लोन होगा, पार्टनर्स की वाइफ का लोन होगा तो वो भी। समझ गए ना?
माने आउटसाइडर लोगों का, क्रेडिटर बैंक लोन, बिल्स पेएबल, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पार्टनर की वाइफ का लोन, ये सब चीजें रहेंगी तो हम लोग क्रेडिटर में, सॉरी, रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। इन्हीं को हम लाइबिलिटी बोलते हैं। तो इनको छोड़ के बचा क्या, हेलो, बचा क्या, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल और रिजर्व। पार्टनर्स कैपिटल को अब क्या करेंगे, आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। थर्ड पार्टी मतलब समझ गए ना, पार्टनर को छोड़कर बाकी लोगों का जो पैसा बिजनेस में है उसको थर्ड पार्टी कह देते हैं। चलिए, पार्टनर्स लोन अकाउंट आर नॉट टू, अब देखो, तुम बोलोगे सर थोड़ा एक बार बैलेंस शीट बना के दिखाइए, तो ये देखो, इधर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में, थोड़ा बैलेंस शीट को बड़ा बनाना पड़ेगा, तो इधर कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है ABC, फिर इधर क्रेडिटर होता है, पार्टनर्स, पार्टनर्स का लोन हो सकता है, पार्टनर खुद लोन दिया है, उसकी वाइफ भी लोन दे सकती है, पार्टनर के वाइफ से लोन लिया गया है, बैंक से लोन लिया जा सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है, ये सब ठीक है क्रेडिटर। ये पार्टनर्स का जो लोन है ना, इसके लिए हम लोग अलग से डील करेंगे, अलग से एक अकाउंट खोल के बनाएंगे, याद है ना, पिछले क्लास में मैंने बोला था इस चैप्टर में 4 अकाउंट इंपॉर्टेंट है बेटा, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और बैंक और कैश अकाउंट। बैलेंस शीट नहीं बनता इसमें, बहुत ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें पार्टनर लोन भी नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो सिस्टम दिमाग में एकदम सेव हो रहा है ना, बहुत सही, ठीक है सर। सर कुछ यहाँ पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा, उसको क्या करेंगे, उसको पहले क्या करते थे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पे किसका हक है, पार्टनर्स का, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। समझ में आएगी ना, कोई भी रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, जो काम पहले करते थे वही, आओ लिख लेते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व को क्या करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तीसरा काम, तीसरा काम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, जो काम पहले आप करते थे, मतलब सर जनरल रिजर्व, GR अकाउंट डेबिट, CR अकाउंट डेबिट, CR क्या है, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको डेबिट, सब डेबिट करके जो तुम अभी तक रिटायरमेंट में, एडमिशन में करते आए हो वही काम करना है। रियलाइजेशन नहीं मुन्ना, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, इन्हीं लोग का तो कमाया हुआ है, दे दो, इस बात में क्या शर्म तुमको, घबराओ मत, दे दो, आओ, समझ गए ना। चलिए, तो लाइबिलिटी साइड बहुत हद तक डील कर लिए, आउटसाइड क्रेडिटर, आउटसाइड थर्ड पार्टी का पैसा रियलाइजेशन के क्रेडिट में, थर्ड साइड में कौन, पार्टी में कौन कौन आता है, जल्दी बता दो, क्रेडिटर आता है, बैंक लोन आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आता है, प्रोविडेंट फंड आता है, क्रेडिटर आता है, ओवरड्राफ्ट आता है बैंक से, अगर बैंक पार्टनर्स की वाइफ से लोन लिए हैं तो वो सब भी उधर, पार्टनर्स के लोन को छूना भी मत, उसके लिए अलग घर बनाया है, अलग व्यवस्था किया जाएगा, ठीक है। चलिए, एक दो बात बच गए, दो अंकल बच गए हैं, एक है वर्कमैन कंपनसेशन, फोर्थ नंबर पॉइंट, वर्कमैन कंपनसेशन, कौन सा, वर्कमैन कंपनसेशन, इसको भी मैं तुम्हारे दिमाग में डालने की कोशिश करता हूँ। एक बात बताओ, वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 था बेटा, 20,000 था, अगर कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं हुआ, अगर कोई लाइबिलिटी अराइज नहीं होता था तो क्या करते थे, सर पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते थे, हूबहू काम यहाँ भी वही करेंगे, पूरा पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे। सर अगर मान लीजिए वर्कमैन कंपनसेशन 20,000 है और 5,000 लाइबिलिटी अराइज आ गया है, ये 5,000 लाइबिलिटी मैंने क्लेम आया है, तो पहले ये क्लेम आता था ना, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, तो इसको हम लोग नए वाले बैलेंस शीट में लिखते थे ये 5,000 को, अब तो बैलेंस शीट बना ही नहीं रहे हैं तो उसमें क्यों लिखेंगे, अच्छा तो कहाँ लिखें, तो ये 5,000 जाएगा कहाँ, ये 5,000 जाएगा आपके रियलाइजेशन में, कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। सर रियलाइजेशन में किधर, ये 5,000 हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, माथा पे, सर पे लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में, लाइबिलिटी कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड में, किसके क्रेडिट साइड में सर, रियलाइजेशन के, जहां बाकी लाइबिलिटी जा रहा था वहां ये भी जाएगा, जहां बाकी जानवर जा रहे थे वहां ये भी जाएगा, समझ गया ना, सुअर बोलने वाला था चलो, ठीक, तो पहले ये थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, वर्कमैन कंपनसेशन अगर कोई क्लेम नहीं आया पूरा पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे, अगर क्लेम आ रहा है, जितना क्लेम आ रहा है रियलाइजेशन के क्रेडिट, बाकी जो फंड बच जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे, कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, कैसे बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में जो जैसे पहले बांटते थे, बहुत बढ़िया। सर क्लेम ज्यादा आ गया, क्लेम ज्यादा आ गया, तो क्या करें, क्या करें, जितना क्लेम आया है सब उठा के लिख दो, कहाँ पे,
कहाँ पे लिखोगे? क्लेम ज्यादा भी आए ना, तो जो पुराना वाला है, जैसे मान लो 25,000 का क्लेम आ गया है, एक बार सुन लो, हेलो, एक बार यहाँ पे होल्ड करो, एक बार यहाँ पे होल्ड करना, यहाँ पे होल्ड करने के लिए बोला। देखो, अगर हमने प्रोविजन बना के रखा है 20,000 का और क्लेम आ गया 25, 30, 40,000 का, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को सिर्फ इस 20,000 पे सोचना था ना कि इस 20,000 क्या करें, ये 20,000 रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तुम बोलोगे सर 25 को नहीं देख रहे आप। अरे मुन्ना, जब हम रियलाइजेशन बनाएंगे ना, तो वर्कमैन कंपनसेशन इधर 20 लिखेंगे, और इधर जब पेमेंट करेंगे 25, तो ऑटोमेटिक 5 का नुकसान हो गया, वहां पे इम्पैक्ट सेटल हो जाएगा। अभी सिर्फ ये समझना है कि वर्कमैन का जो फंड है उसको डील कैसे करना है। 3 ढंग से डील करना है। कोई क्लेम नहीं आया पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, क्लेम आ गया जितना क्लेम आया है वो रियलाइजेशन में, ठीक ना सर? ज्यादा क्लेम आ गया तो सिर्फ जितना हम प्रोविजन बनाए थे वो रियलाइजेशन में, अप टू वहीं तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्लियर है ना? बहुत अच्छा बात है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, बहुत खुशी का बात है। अब नेक्स्ट आइटम हम लोग पकड़ेंगे, एंट्री फॉर, ठीक है। तो देखो, बैलेंस, अच्छा बोलोगे कि सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो तो पहले ही ट्रांसफर करवा दिए थे, जब बाकी चीज ट्रांसफर करवाए थे ना, इन सेंस जब प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, उसी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी, उसमें भी कुछ नाटक होगा तो देख लेंगे, ठीक ना? चलो, अब बात हो गया कि सर सारा एसेट्स और सारा लाइबिलिटी आपने ट्रांसफर करवा दिया। एसेट्स चला गया सारा कहाँ के कहाँ पे? बैलेंस शीट के, सॉरी रियलाइजेशन के डेबिट साइड। लाइबिलिटी चला गया सारा क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में रिजर्व बढ़ गया है। वर्कमैन कंपनसेशन को एक बार ध्यान से देखेंगे, ऐसा काम करेंगे। अब इसके बाद क्या? अब क्वेश्चन से नीचे उतरेंगे, एडजस्टमेंट में आएंगे। कहाँ आएंगे? स्वर्ग से नीचे आओ अब सरे, नीचे आओ प्रिय। अब क्या करोगे? अब पढ़ोगे तुम एडिशनल इंफॉर्मेशन। सर एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या होगा सर? एडिशनल इंफॉर्मेशन में ना तो पार्टनर आ रहा, ना जा रहा, ना गुडविल लेना ना देना, तो क्या लिखा रहेगा सर? वहां लिखा रहेगा कौन सा एसेट्स कितने में बिक रहा है। अच्छा, तो अब लिखा रहेगा कि डेटर से रियलाइज हो रहा है 50,000। समझ में आया ना? वहां पे लिखा रहेगा स्टॉक बेच के आ रहा है हमारे पास 3,000। सब रियलाइज वैल्यू एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा रहेगा। तो सर उसका हमको क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है। अब जब सेल होगा एसेट्स, तो उसका जर्नल एंट्री लिखेंगे। फॉर रियलाइजेशन, फॉर रियलाइजेशन लिखिए टॉपिक का नाम, फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अरे लिखो भाई, बिना पेन कॉपी के अकाउंट्स करोगे, खाली वीडियो देखने से गोबर बन के वापस चले जाओगे। क्या समझे? तो भाई रियलाइजेशन हो रहा है, एसेट्स बिक रहा है, हिंदी में दिमाग लगाएंगे, बंगाली में दिमाग लगाएंगे, आप जहां से बिलोंग करते हो उसी में दिमाग लगाइए। एसेट्स बिकेगा तो क्या मिलेगा? रोकड़ा, मतलब कैश मिलेगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। और टू, बचपन से पढ़ते हैं एसेट्स बिकता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, लेकिन अब तो हमारे पास एसेट है नहीं, एसेट कहाँ जा चुका है? रियलाइजेशन में। तो क्रेडिट भी कौन होगा? रियलाइजेशन। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, यहाँ पे गड़बड़ होगा, क्योंकि बचपन से तुम रट के आए हो कि जब भी कोई एसेट बिकता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स लिखते हैं, सेल्स नहीं लिखते हैं, एसेट्स लिखते हैं। अब एसेट्स भी नहीं लिखना है रियलाइजेशन। सर ऐसा भेदभाव क्यों सर? क्योंकि बेटा एसेट्स को तो पहले ही तुम ट्रांसफर कर दिए है रियलाइजेशन में। बहुत बढ़िया, लॉजिक समझ में आ गया। याद रखना, कैश अकाउंट डेबिट टू में मन करेगा लिखने का, लेकिन लिखना मत। अच्छा ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल कुछ सामान ले ले रहा है, सर कुछ एसेट्स ऐसा है जो रियलाइज नहीं हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहा है, पार्टनर बोला ये एसेट हम अपने घर ले जाएंगे, तो लेके चले जाओ भाई। तो अगर कोई पार्टनर एसेट्स ले जा रहा है तो उसका कैपिटल डेबिट कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। याद करो, पार्टनर कुछ भी बिजनेस से ले जाता है तो उसका कैपिटल डेबिट करते हैं और लिखते हैं टू कंप्यूटर, टू मशीनरी, टू कैश, जो ले जाएगा। लेकिन अब तो हमारे पास है नहीं, सब उठ के कहाँ जा चुका है? रियलाइजेशन में। तो क्रेडिट भी किसको करेंगे? रियलाइजेशन को। ए पार्टनर बोल रहा है, पार्टनर ए बोल रहा है कि भाई हम कंप्यूटर ले जाएंगे उठा के, बिजनेस बंद हो रहा है, मेरा बाल बच्चा इस पर गेम खेलेगा, पबजी में गोली चलाएगा। लेकिन बेटा तुम उसको रोक देना कि टू कंप्यूटर नहीं लिख सकते, क्योंकि कंप्यूटर तो अब रहा ही नहीं, वो तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है। तो क्रेडिट क्या होगा? रियलाइजेशन। एकदम फास्ट मोड में रिवीजन जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं, एकदम दिमाग में आपको जाना चाहिए टनाटन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर? यहाँ तक बताइए, समस्या बताइए अब। समस्या, 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 समस्या क्या हो रहा है? एकदम क्लियर हो रहा है?
बहुत बढ़िया सर। ऐसा भी तो हो सकता है कोई क्रेडिटर बहुत लालची है, उसको नजर है हमारे एसेट्स पे, वो हमारा एसेट हड़पना चाहता है। तो अगर कोई तुम्हारा एसेट्स लेके जा रहा है कोई क्रेडिटर, तो इसका कोई एंट्री नहीं होगा। क्यों सर? एंट्री क्या करते, एंट्री क्या करते बताओ? अगर पेमेंट करना है क्रेडिटर को, समझे कि नहीं, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश लिखते तो है नहीं अब। क्यों सर? क्योंकि क्रेडिटर भी तो अब रियलाइजेशन में जा चुका है। तो अगर कोई एसेट्स, लिख लो, नोट नोट लिखो यहाँ पे, एसेट्स टेकन बाय क्रेडिटर, एसेट्स टेकन बाय क्रेडिटर, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। लॉजिक बताएंगे सर एकदम बेटा। इधर देखिए, इधर आपका क्रेडिटर बैठा हुआ है, इधर आपका एसेट्स बैठा हुआ है, यहाँ यहाँ में सेटलमेंट हो गया, दोनों तो इसी लेजर से कहानी हो रहा है। सर ये लेजर कौन है? ये लेजर रियलाइजेशन है, तो इसका एंट्री ही नहीं होगा, ठीक ना। फिर भी एक बच्चे ने बोला हम तो एंट्री करेंगे, आपका दिमाग नहीं चला पाएंगे हम इतना सर, तो एंट्री करते हैं, एंट्री करते हैं। तो एंट्री करेंगे तो एसेट्स दे रहे हैं क्रेडिटर को, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स लिखना चाहिए था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स लिखना चाहिए था। लेकिन याद कर मुन्ना, अब क्रेडिटर नाम का चीज तो तेरे बिजनेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्रेडिटर कहाँ जा चुका है? रियलाइजेशन में। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स लिखूं क्या सर? एसेट भी तो तेरे पास नहीं है, तो रियलाइजेशन में चला गया है। तो तू क्या रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लिखेगा? इससे अच्छा लिख मत, लिख मत बेटा। इसीलिए सर एक ऐसा बात तो हो सकता है कि 5 लाख का क्रेडिटर था, 3 लाख का सामान ले लिया, अब बोलता है 2 लाख कैश दे दीजिए, तो उस कैश का एंट्री होगा। तो अब सीखते हैं कि पेमेंट ऑफ क्रेडिटर करेंगे तो एंट्री क्या होगा। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर या आउटसाइड ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे तो क्या होगा? आउटसाइड लाइबिलिटी का पेमेंट करोगे तो एंट्री सिंपल है, जब किसी को पैसा देते हैं तो कैश क्रेडिट होता है, वो आज भी होगा, बरसों का नियम अभी भी वही चल रहा है, पीढ़ियों से। टू कैश अभी भी क्रेडिट होगा मुन्ना, लेकिन पहले जब किसी को पैसा देते थे तो उसका नाम लिखते थे, अब क्या लिखेंगे? जिसको दे रहे हैं नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिटर, लोन सब कहाँ ट्रांसफर हो चुका है? रियलाइजेशन में। तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब एक बार रियलाइजेशन में ट्रांसफर होने के बाद, एक बार सीरियस नोट सुन लीजिए, अगर आपको मन कर रहा है कि मुझे एसेट्स के प्रति माया आ रहा है, उसको क्रेडिट करे ना मुन्ना, रियलाइजेशन आएगा। मन कर रहा है सर क्रेडिटर को लाने का, मन कर रहा है ना मुन्ना, अब रियलाइजेशन आएगा। मतलब जब भी एसेट रियल अकाउंट आने की भावना प्रकट हो, रियलाइजेशन आएगा वहां पे। और कैश और बैंक तो, अगर कैश रोकड़ा आ रहा है तो मेरे लक्ष्मी है, उसको तो लेना ही है, और जा रहा है तो उसको क्रेडिट करना है। सर बैंक लोन का पेमेंट कर रहे हैं अगर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश ना मुन्ना ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक लिख देंगे। तो आई होप अब एकदम क्लियर हो रहा है। मस्त। लास्ट एक बात हो गया, सब कुछ समझ में आ गया सर। ये जो रियलाइजेशन होता है ना, एसेट्स को बेचना, उसका पैसा कलेक्ट करना, तो ये सब काम धाम में कुछ खर्चा पानी तो लगेगा। यानी रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए एंट्री क्या करें? तो उसके लिए एंट्री करो रियलाइजेशन एक्सपेंस का, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन एक्सपेंस का एंट्री। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मोड में पढ़ाया हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा आप लोग, सुनिएगा और लिखिएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंस का एंट्री क्या होगा? सर कोई भी एक्सपेंस का एंट्री क्या होता है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ भी रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंस का कोई लेजर थोड़ी ना बनेगा, इसीलिए रियलाइजेशन को ही डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी किसी भी तरह का पेमेंट होगा ना, रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। समझ में आया ना? कहीं से भी पैसा आ रहा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, और कैश डेबिट हो जाएगा, बैंक डेबिट हो जाएगा। मतलब अब रियलाइजेशन हो गया सेंट्रल पॉइंट, आपको घूम फिर के वहीं से सारे जगह जाना है, ठीक ना। एक बार रियलाइजेशन बनाने के बाद, समझ में आया? तो अब आगे सर सब कुछ हो गया, अब रियलाइजेशन को बंद कर देंगे और देखेंगे कि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रहा है कि डेबिट साइड, जैसे रिवैल्यूएशन में करते थे। मान लीजिए प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए प्रॉफिट, शुभ शुभ सोचते हैं, प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट पे हक किसका? मालिक का। मालिक कौन? पार्टनर। तो जनरल एंट्री बोल दो बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। पहले प्रॉफिट कैसे बांटते थे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अब रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अच्छा, लॉस हो गया तो उल्टा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। समझदार है मुन्ना तुम,
लॉर्ड बन रहे हो तुम जीवन में, समझ रहे हो ना? बहुत ही बढ़िया। एक दो बात बच गया है, थोड़ा सा वो टेक्निकल है, जब नेक्स्ट बार मिलेंगे तो चर्चा करेंगे। तब तक एंजॉय कीजिए और देखते रहिए जिज्ञासा के वीडियोस। थैंक यू सो मच।